हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 11वीं क्लास के अंदर हमारा जो लेसन चल रहा है वो है एटॉमिक थ्योरी। और एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम लोग लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद में हमने नील्स बोहर का एक कंसेप्ट पढ़ा था। नील्स बोहर की एटॉमिक मॉडल क्या था, ठीक है। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ लीनियर स्पेक्ट्रम की ही एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया था और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था del E is equal to RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक अपन पहुंच गए थे और इसको और आगे कैसे और डेरिवेशन या और कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है ये देखिए सीखते हैं। हम जानते हैं कि del E is equal to होता है E2 minus E1 और इस del E is equal to E2 minus E1 से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। ये एनर्जी है और एनर्जी का कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि En का अगर फॉर्मूला लिखें तो वो होता है RH और फिर यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होगा और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है उसमें। तो इस फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू यहाँ पुट करी थी, इसके अंदर पुट करी थी और ये फॉर्मूला बना था। अब देखो भाई, क्योंकि E2 और E1 जो है हम जानते हैं कि E is equal to h nu होता है, ये सारे जानते हैं E is equal to h nu, ठीक है। That means del E is equal to क्या होगा, h nu होगा। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, nu जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, h nu is equal to RH 1 upon n1 square upon n2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ऐसे अपने लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिखेंगे तो यहां देखिए कि अगर मैं यहां फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाना चाहूं अकेला ही, न्यू इज इक्वल टू, तो प्लैंक कांस्टेंट RH के नीचे चला जाएगा तो RH अपॉन h इज इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला ऐसे डिराइव किया जा सकता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया। पहले ये किसका, एनर्जी में डिफरेंस का फार्मूला था, अब यहां देखो यही फार्मूला किसका है, किसका, फ्रीक्वेंसी का बन जाता है। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो ये न्यू है, जो ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इसका अगर हम लैम्डा के साथ रिलेशन देखें तो न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है और यहां आपको ये याद रखना है कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार होता है। यानी कि न्यू तो फ्रीक्वेंसी है लेकिन न्यू बार जब हम लिखेंगे तो उसको बोलते हैं वेव नंबर, तो ये वेव नंबर के साथ इसका रिलेशन बना। तो यहां देख लो भाई कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा न्यू बार होता है ना, तो देखो इस न्यू बार को उठा के ये 1 अपॉन लैम्डा की जगह रखा जा सकता है, यानी कि न्यू इज इक्वल टू c न्यू बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, c न्यू बार। अब अगर आप चाहो तो इसमें न्यू बार का फार्मूला जो है वो भी आप बना सकते हो, या न्यू बार का फार्मूला देखो क्या बन जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू v अपॉन c या न्यू अपॉन c बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब न्यू की वैल्यू ये बड़ी है ना, इस पूरी वैल्यू को उठा के अगर अपन यहां रख दें तो न्यू बार का फार्मूला या वेव नंबर का फार्मूला बन जाएगा। तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो इसकी जगह वो वैल्यू उठा के रख दो RH अपॉन, अब ये h और c यहां आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये फार्मूले इस तरीके से डिराइव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना, हालांकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू में कहीं ना कहीं काम आएंगे और न्यू बार, एनर्जी, ये सारे डिफरेंसेस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ज्यादा इसमें वो डेरिवेशन कभी भी नहीं आपको आएगा, मतलब ऐसे नहीं आएगा कि डिराइव करो इसको, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, आपसे न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद में एक टॉपिक और है आपका, वो मैं बता देता हूं
जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कैलकुलेट करनी हो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन देखनी हो, तो उसका ना एक फार्मूला है बहुत ही सिंपल सा, और वो फार्मूला है n-1/2। ये फार्मूला है। जैसे इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं कि एक हाइड्रोजन एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कूदता है, ठीक है, फर्स्ट में कूदता है। क्वेश्चन ये है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन moves from fourth orbit to first orbit, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, ठीक है, स्पेक्ट्रम लाइन, तो स्पेक्ट्रम लाइन पूछ रहा है भी कितनी बनेगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये n जो है ना ये हायर नंबर ऑफ ऑर्बिट है एक्चुअली में, तो यानी कि हायर नंबर देखो फोर्थ ऑर्बिट में से फर्स्ट में आ रहा है, तो हायर नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ को उठा के n की जगह रख दो, तो देखो 4 1/2 4 into 3/2, तो कितना आ जाएगा 6, टोटल क्या आ जाएगा 6 लाइन आ जाएगी इसके अंदर। तो स्पेक्ट्रम लाइन अगर कैलकुलेट करनी हो, यानी कि n1 n1 है और 5th में से 6th में से 7th में से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो टोटल लाइन कितनी बनेगी, ये आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी अलग है, वेव नंबर अलग है, स्पेक्ट्रम लाइन अलग है, तो ये सब के अलग अलग फार्मूले मैंने आपको बता दिए कि कैसे इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, नील्स बोहर का जो मॉडल था उसमें जो जो चीजें थी अपने काम की वो हमने स्टडी कर ली है। अब इसके बाद में देखो एक साइंटिस्ट आता है सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने क्या किया, नील्स बोहर का जो कंसेप्ट था ना उसमें थोड़ा सा चेंज किया, अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, नील्स बोहर के कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करा था उसने, और एक सिंपल सी बात कही थी वो मैं एक ही डायग्राम की मदद से आपको बता देता हूं। देखो नील्स बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटते हैं ऐसे, नील्स बोहर ने तो ये कहा था। सोमरफील्ड ने इसको ये कहा कि भैया जरूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ पे ही चक्कर काटे वो जो इलेक्ट्रॉन के पाथ जो हैं वो इक्लिप्स शेप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इक्लिप्स शेप अगर होंगे तो फिर वो किस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा, देखो ये न्यूक्लियस है, तो पहला पाथ जो है वो हम यहां पर सर्कल बना देते हैं अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड ने ये कहा अब जो नेक्स्ट पाथ होगा ना वो फिर क्या होगा, इक्लिप्स शेप में बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे 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 ये n1 है तो ये n2, क्लियर। नेक्स्ट जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा, तो ये n3 होगा, और ऐसे ही अगर आपने फोर्थ ऑर्बिट बनानी है तो वो ऑर्बिट इस प्रकार से बन जाएगी n4। ये सोमरफील्ड का कंसेप्ट था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ पे ही मूव करे, वो जो है वो इक्लिप्स पाथ पे भी मूव कर सकते हैं, तो ये उसका कंसेप्ट था, ठीक है भाई। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर्स हैं वो चेंज होती हैं क्वांटम नंबर, लेकिन क्वांटम नंबर होती क्या है ये जानने के लिए आगे एक टॉपिक आएगा पूरा क्वांटम नंबर का, वहां हम क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होती हैं। सोमरफील्ड ने जो इसको एक्सपेंशन दिया था थ्योरी को वो यही था कि उसने सर्कुलर पाथ की बजाय ये भी कहा था कि ये पाथ जो है वो इक्लिप्स शेप में भी हो सकते हैं,
ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सोमरफेल्ड का थ्योरी कंप्लीट होती है और अब जो है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट होती है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है उसके अंदर हम लोग 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। वो एक ही थ्योरी, टोटल 3 थ्योरीज को मिलाकर पढ़ी जाती है। फर्स्ट जो है इसमें डी ब्रॉगली का कांसेप्ट है। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। याद करो हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना उसकी ड्यूल नेचर होती है। हमने पहले प्लांक का और आइंस्टीन के बारे में पढ़ लिया। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी और वेव की तरह भी। लेकिन डी ब्रॉगली ने सेम थ्योरी किसके लिए दी? मैटर के लिए दी, पार्टिकल्स के लिए। उसने कहा कि पार्टिकल जो है ना वो भी ड्यूल नेचर रखते हैं, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और मैटर की तरह भी। फिर इसके बाद में जो दूसरा कांसेप्ट आएगा वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बेसिकली बताती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, कि जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट ही रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है वो होती है वहां पर, तो फिर उसकी पोजीशन कहां पर हो सकती है। तो पोजीशन की पॉसिबिलिटी के बारे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो कहां होता है इसके बारे में ये बताएगी। और थर्ड जो है वो है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग्स भी बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी जो पोजीशन है और उसकी जो वेलोसिटी है उसको उनके बीच में क्या रिलेशन है, उन रिलेशन के बारे में ये हमें बताएगा। तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के 3 पार्ट हैं, इनको हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।